नमस्कार। 10 जनवरी विश्व भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर, भारत में हुआ था। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है और वैश्विक स्तर पर हमारी प्यारी हिंदी भाषा कितनी लोकप्रिय हुई है, आइए आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। यहां दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 3 मेहमान हैं, उनका परिचय आपके साथ कराना चाहूंगा। स्वागत कीजिए रीवा गांगुली दास का। नमस्कार रीवा जी। नमस्कार। सचिव पूर्व विदेश मंत्रालय भारत सरकार। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमीत जयरथ। नमस्कार सुमीत जी। नमस्कार। सचिव राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार। और साथ ही स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर मोहन का। नमस्कार। आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीवा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि विदेशों में इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हिंदी एक भारत के संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी आइडेंटिटी का एक अंग है। हम जब भारत के इमेज को भी बाहर ले जाते हैं तो उसके साथ हिंदी बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। भारत के अलावा ऐसे बहुत देश हैं जहां हिंदी बोली जाती है, जैसे फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड टोबैगो, और बहुत देश हैं जहां प्रवासी भारतीय बहुत संख्या में हैं जो हिंदी भाषी हैं। और भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जो कि बहुत ज़्यादा विदेश में, जो कि हिंदी भाषा वैसे बोलते भी नहीं है, विदेशियों को अट्रैक्ट करता है, तो उसका भी एक बहुत अभिन्न अंग, स्पेशली जो पॉपुलर कल्चर है उसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है। आप शास्त्रीय गाने को ही देख लीजिए जो कि विदेश में बहुत पॉपुलर है। तो थोड़ा समझने के लिए, हम जैसे जब विदेश में पोस्टिंग करते हैं तो बहुत समय यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं कि फलां फिल्म का गाना हमें बहुत पसंद है, पर हमें मीनिंग समझ में नहीं आती, आप हमें ज़रा समझा दीजिए। तो हमारे यंग ऑफिसर्स, हम भी जब यंग थे तो हम बहुत एंजॉय करते थे इस चीज़ को कि जैसे फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाइनीज़ हो, मंगोलियंस हो, कि इनको इतनी उत्सुकता है हमारी भाषा जानने के लिए। और आजकल क्योंकि इंडिया का बिजनेस कांटेक्ट पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत लोग बिजनेस हिंदी भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब वो भारत में विजिट्स में आते हैं और उनके बिजनेस के लिए बिजनेस हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। और विदेश मंत्रालय जाहिर है कि विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसारण में विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। तो हिंदी हमारी सरल, सहज, मृदु भाषा है और हिंदी समझने बोलने वाले पूरे विश्व में है, और इसीलिए संस्कृति का वाहक भी है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम हिंदी भाषा की विशेषता की बात करें, आप कैसे देखते हैं इस भाषा को, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को? देखिए, हिंदी जो है ना केवल एक बहुत ही वैज्ञानिक और एक व्यापक भाषा है, अपितु बहुत सरल, सहज, सुबोध और सुगम और स्वाभाविक भाषा भी है। जी। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने 14 सितंबर 1949 को एक विस्तृत विचार विमर्श के बाद भारत संघ की राजभाषा को हिंदी के रूप में अंगीकार किया और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया। और इसका रिटरेशन, इसकी पुनर्वृत्ति हुई जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 में। तो हमारा जो अनुच्छेद 343 है, 343, उसमें भी ये कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को हमारे विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभेच्छा देता हूं, असीम शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ ये भी स्पष्ट करता हूं कि हम लोग पूरे भारत में और विदेश में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं बहुत आभारी हूं आपके चैनल का कि आज आपने ये गोष्ठी रखी और हमें आमंत्रित किया और हमें ये स्पष्ट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। जी बिल्कुल। तो ये अंतर हम सभी को समझ में आ गया होगा कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि जैसा सुमीत जी ने बताया कि संविधान सभा ने उस दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा। और जहां तक 10 जनवरी की बात है, तो क्योंकि सम्मेलन नागपुर में पहली बार इसी तारीख को 1975 में हुआ, इसलिए विश्व भर इसे हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाता है। लेकिन अगर मैं विश्वविद्यालय की भूमिका पर आऊं, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं।
क्या रोल देखते हैं आप विश्वविद्यालय का हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से अगर देखा जाए तो विदेशों से विद्यार्थी आते हैं। मैं हिंदी विभाग का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस समय हिंदी विभाग में स्नातकोत्तर स्तर पर 6 विद्यार्थी हैं, जिसमें 3 यूरोप से हैं, यूक्रेन से, और 2 चीन से, और एक जो है साउथ कोरिया से विद्यार्थी जो है वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में वो बैठे हुए हैं। उसके साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ हिंदी डिप्लोमा कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसमें दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी जो है हिंदी सीखने के लिए आते हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान का। जब मैं वहाँ निदेशक के रूप में कार्यरत था तो करीब 70 देशों के विद्यार्थी जो है वहाँ आते थे। अभी भी वही स्थिति है, कोरोना का यह संकट है, तब भी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो करीब 70 विद्यार्थी हमारे इस समय जो है वहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं जी। और ये आकर्षण है। ये एक और स्थिति है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने दुनिया के कई विश्वविद्यालयों के साथ अपना संपर्क जोड़ा है, जहां हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था है। जी, यानी विश्वविद्यालयों के बीच में टाई अप भी हो रहा है, और न केवल भारत के छात्र बल्कि विदेशी छात्र भी हिंदी भाषा को समझने बोलने में रुचि दिखा रहे हैं। तो अगर मैं विदेश मंत्रालय के उत्तरदायित्व को समझना चाहूँ, 1975 में पहली बार से लेकर जब 2018 में 11वां संस्करण हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन का, कैसे देखती हैं आप हिंदी की विकास यात्रा को? हमने बहुत प्रकार के बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं हिंदी के प्रचार प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए। इसमें एक बहुत बड़ा रोल ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का है कि 25 पीठ हैं, हिंदी चेयर्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, जिसको हम फाइनेंस करते हैं, फंडिंग करते हैं। उसके अलावा जो हिंदी में जहाँ स्पेशली जिन देशों में प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वैसे देशों में बहुत कम्युनिटी सेंटर्स ऐसे हैं, NGOs हैं जहाँ हिंदी पढ़ाया जाता है। तो ऐसे संस्थाओं को भी हम स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी इनमें भी है, तो वहाँ हम हिंदी पढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। इसके अलावा हिंदी की किताबें, जो कि कम्प्लीटली पूरा विश्व हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो एक हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम लाइब्रेरीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को हिंदी की किताबें देते हैं गिफ्टिंग के लिए। और विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो मॉरिशस में लास्ट हुआ था, अगला वाला फिजी में होगा। उसका कर्टेन रेजर भी हो गया जनवरी 20 में, पिछले साल जनवरी के महीने में। पर पिछले साल आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत यातायात नहीं हो पाया, तो फिर अब हम फिजी के सरकार के साथ काम कर रहे हैं जी। और ये बहुत रोचक है रीवा जी कि आपने इसे बताया कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा, और फिजी की राजभाषा भी हिंदी है। जी जी जी, बिल्कुल। और बहुत कमिटमेंट है बहुत देशों की। और विश्व हिंदी सम्मेलन का जो हमने जो देखा है कि ये हिंदी स्कॉलर्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक्चुअली इस इवेंट के लिए वेट करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मौका है उनके लिए कि हम भी उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं कि हम हिंदी सिखाने के जो तरीके हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि विदेशी हम तो बहुत सहज तरीके से हिंदी सीख लेते हैं। मेरी मातृभाषा बंगाली है, पर हम सीख जाते हैं हिंदी क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते हैं और क्योंकि हम हिंदी सुन रहे हैं। तो एक विदेशी कैसे हिंदी को जल्दी पिकअप करे, उसकी हम बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं, और इसमें हम फॉरेन स्कॉलर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। ये आपको ताज्जुब होगा कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU में एक प्रोफेसर हैं, उनसे हमने ICCR में मैं DG थी, तब हमने बहुत काम किया था कि कैसे हम हिंदी की प्रशिक्षण को इम्प्रूव कर सके ताकि फॉरेनर्स बहुत जल्दी सीख जाए। तो जैसे अब कल्पना यह है कि हर 3 साल बाद विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो, अगला फिजी में होगा, ऐसे में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की भूमिका क्या रहती है सम्मेलन के आयोजन में? देखिए, मुझे बड़े संतोष और सुख की अनुभूति हो रही है आपको बताने में कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस पोर्ट लुई में, उसमें एक सत्र हिंदी में जो हमारा सूचना और प्रसार उद्योग प्रौद्योगिकी है ICT, उसके हम टूल्स के माध्यम से कैसे हिंदी की विकास यात्रा को तीव्र करें,
एक पूरा सेशन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय को दिया गया था। अच्छा। उस समय उस समय के हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू थे, उन्होंने इस सेशन की अध्यक्षता की और बहुत ही अच्छा विचारों का आदान प्रदान हुआ। और वहाँ पर हम लोग जो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय है, हम लोग समय समय पर अपनी गृह पत्रिका राजभाषा भारती भी छापते हैं और उसका विमोचन कराते हैं। तो हमने जो हमारा 155 जो अंक था राजभाषा भारती, उसका विमोचन हुआ जी। और एक प्रदर्शनी भी लगी थी 11वें हिंदी विश्व सम्मेलन में, तो उसमें भी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का स्टॉल लगा था। और न केवल हमारे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से लोग बाग गए थे, परंतु जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का उत्तरदायित्व है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का कि हम कैसे अपने विभागों में, मंत्रालयों में, हमारे सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में कैसे हिंदी का न केवल प्रगामी प्रयोग अपितु अधिकतम प्रयोग करवाएं। तो हम लोगों ने अपने जो सेंट्रल जो हमारे PSUs थे, NTPC, सेल, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनके भी जो राजभाषा अधिकारी थे बहुत बड़ी तादाद में वो वहाँ पर गए थे। और मुझे ये भी आपको बताने में बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि उस समय जब ये विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था तो मैं उस समय विदेश मंत्रालय में ही विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार था जी। और उस समय हमारी माननीय विदेश मंत्री लेट सुषमा स्वराज थी। उनसे मुझे हिंदी के प्रति बहुत ऊर्जा मिली और उनका ये आदेश हुआ कि हमारे बजट से हम विश्व हिंदी सचिवालय की संरचना पोर्ट लुई मॉरिशस में करें। तो आज उसकी स्थापना हो गई है जी। और जैसे कि आपको रीवा जी ने बताया कि आज हिंदी ना केवल राजभाषा के रूप में, ना केवल जनभाषा के रूप में और ना केवल संपर्क भाषा के रूप में, परंतु वैश्विक भाषा के रूप में उभर रही है। पर एक जिज्ञासा शायद व्यूअर के मन में आए कि जो हमने विश्व हिंदी सचिवालय बनाया मॉरिशस में, वो भारत में क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में अभी इंग्लिश है, स्पेनिश है, अरेबिक है, क्या हिंदी भी वहां पर अब दस्तक दे रही है ज्यादा से ज्यादा? रीवा जी। बिल्कुल, उनके वेबसाइट में आपको बहुत हिंदी का कंटेंट मिलेगा। मैं व्यूअर्स को एनकरेज करूंगी कि वो जाके देखें यूएन के वेबसाइट्स में, और यूएन के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे उनका ट्विटर हैंडल हुआ और उनका इंस्टाग्राम, उस सब में हिंदी में जो भी कुछ वो प्रसारित करते हैं अंग्रेजी में और बाकी भाषाओं में, वो हिंदी में भी करते हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन जो यूएन से निकलता है बाकी भाषाओं में, वो भी हिंदी में भी निकलने लगा है। तो ये आई थिंक इज अ वेरी बिग, हमारे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जी। क्योंकि प्रोफेसर मोहन, अगर हम देखें, हमने अगर सोशल मीडिया भी अगर हमने एक्सेस करना है तो कीबोर्ड में अमूमन अक्षर अंग्रेजी में होते हैं। क्या अब बाजार में कीबोर्ड के अक्षर हिंदी में हैं? और हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए डिजिटल युग में किस तरह के नवाचार की आवश्यकता है? पहले यह था कि हम देवनागरी के कीबोर्ड ढूंढते थे, अब यह है यूनिकोड के माध्यम से हम जो है वो रोमन में टाइप करते हुए हिंदी जो है वहाँ देवनागरी अपने आप हो जाती है। उसका एक बड़ा फायदा यह है कि दुनिया के अन्य देशों के साथ संपर्क करने में हमें दिक्कत नहीं है। पहले यह है कि हमें फ़ॉन्ट भेजने होते थे, अब यह है कि अगर कहीं भी बैठा हुआ है, विदेश में है, अगर वहाँ वो हमारा ईमेल और ये सब कंटेंट खोलता है, सीधे सीधे वो पढ़ लेगा। यह स्थिति हुई, यह परिवर्तन हुआ है। दूसरी एक बात जो अभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने कही, दुनिया के देशों में अगर आप देखें तो अभी हिंदी के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक जो है नज़रिया आया है। उसके कई कारण हैं। एक तो है कि भारत जो इतना बड़ा और मजबूत देश है, इसकी संस्कृति क्या है, इसमें एकता के जो सूत्र हैं उसको जानने के लिए भी हिंदी, क्योंकि यह संपर्क भाषा है भारत की, राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा है, तो ये एक आकर्षण है। और उसके अलावा जो रोजगार की बहुत सारी संभावना है। आप देखिए कि 14 सितंबर 1949 को जब संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, तब किसी को नहीं मालूम था कि यह भविष्य में जो है रोजगार की जो है भाषा हो सकती है, जिसे हम बोलने के लिए स्थान दे रहे हैं। इसका आकर्षण आप देखिए इस दृष्टि से भी है, कई विदेशी विद्यार्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं, वो कई यहाँ रहना भी चाहते हैं, कहते हैं कि हम यहीं रोजगार करेंगे। यूक्रेन के जो एक विद्यार्थी से ऐसे बातचीत हो रही थी पढ़ने के समय, तो मैंने उससे कहा कि आप पढ़कर यहाँ से वहाँ चले जाएंगी, फिर जो है वहाँ आप अपना रोजगार पा जाएंगी। बोली वहाँ हमें रोजगार तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन हम भारत में ही रहकर काम करना चाहते हैं।
तो उनके साथ यह है सुविधा कि वह रूसी भी जानते हैं, अपने देश की भी भाषा जानते हैं, तो यहाँ जो दूतावासों में है यह सुविधा है, तो उस दृष्टि से यह है महत्व बड़ा है। और राजभाषा विभाग की भी बात करें तो आपने भी कोविड महामारी के चलते खासतौर पर तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया है। तो इस समय जो कार्यक्रम देख रहे हैं, थोड़ा बताइए, अगर वो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जाते हैं rajbhasha.gov.in, वहां पर कौन से ऐसे हिंदी ई टूल्स हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमने राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के बहुत ही कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व में आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। और हमारे जो 2 प्रशिक्षण संस्थान हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो कि क्लासरूम से पहले पढ़ाते थे, अब वो ई प्रशिक्षण के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और इसमें भी हमने कुछ बदलाव किया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय के लिए मुखर हो, तो हम लोगों ने अब जो हमारे विदेशी प्लेटफॉर्म्स थे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट और वेबएक्स, उनसे माइग्रेट करके हमारा जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है NIC का, अच्छा, वीडियो डेस्कटॉप, उस पर हम लोग ले गए हैं। तो ई प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं। फिर हमारा जो निरीक्षण होता है, पहले फिजिकल होता था, अब ई निरीक्षण हो रहा है। अच्छा। उसके उसके बाद जो आपने हमारी वेबसाइट की बात की, तो हमने 14 सितंबर पिछले साल जब अपना छोटे रूप में एक हमने इतना बड़ा विस्तृत कार्यक्रम किया नहीं, क्योंकि हम लोग का बड़ा विस्तृत कार्यक्रम होता है विज्ञान भवन में। हाँ जी। और हम लोग उसमें राजभाषा कीर्ति और गौरव पुरस्कार भी देते हैं। हाँ जी। लेकिन कोरोना के कारण हम लोग ने बहुत एक सीमित कार्यक्रम किया, तो उसमें हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने हमारी वेबसाइट पर एक ई हिंदी पत्रिका पुस्तकालय का विमोचन किया। अच्छा। तो जो भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और हमारी भी जो पत्रिका राजभाषा भारती है, वो ई फॉर्म में वहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका ये फायदा है भाइयों और बहनों कि ना केवल हमारे जो हिंदी प्रेमी हैं, जो बॉम्बे बैठे हुए हैं या दिल्ली बैठे हुए हैं, बल्कि विदेश में भी, चाहे वो शंघाई में हो, चाहे वो सिंगापुर में हो, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में हो या सिडनी में हो, सभी हमारी ई पत्रिकाओं का आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद भी हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग हिंदी के सरलीकरण के लिए दृढ़ संकल्प और कार्यरत हैं, तो हम लोगों ने CDAC के माध्यम से एक मोबाइल ऐप भी बनाया है जी। और उसमें हमने जो इस साल के जो लक्ष्य थे, हमारे 4 डोमेन्स थे जी। स्वास्थ्य, उद्योग, विधि और प्रशासन। अच्छा। वो चारों डोमेन्स में हमने जो मोबाइल ऐप है सरल शब्दकोश, उसका निर्माण कर लिया है। अच्छा। और हमारा जो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पर ई सरल वाक्य कोश की संरचना की है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं हरदम ये कहता हूं, प्रयोग बहुत आवश्यक है। कई लोग क्या है कि बस अपना शब्दकोश विस्तृत करने के लिए डिक्शनरी से हिंदी के शब्द रट लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको आप अपने मौलिक और लिखित में प्रयोग नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू डू नॉट यूज इट यू लूज इट। तो हम लोग उसको ना केवल शब्दावली को बताना चाहते हैं, बल्कि उसका वाक्य में प्रयोग भी करवाना चाहते हैं, जैसे अनुमोदन जी। तो हमने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जी। तो वो सरल जो है वाक्य भी है और शब्द भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। रीवा जी, आप तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और लगभग 35 साल का आपका अनुभव रहा है। तो अगर हम विदेशों में भारतीय दूतावास की बात करें, वहाँ पर हिंदी का उपयोग कितना होता है? देखिए, थोड़ा तो चैलेंज है, क्योंकि हम जहाँ भी जो लोकल भाषा है उसमें ही रोज की ऑफिशियल जो कामकाज है वो उसी भाषा में होती है जी। पर क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हिंदी अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस अभी लोग हिंदी भाषा ज़्यादा जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। स्पेशली बोलने में बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस है। तो दूतावासों में हम लोग जहाँ सुविधाएं हैं उस तरह की, क्योंकि बहुत जगह कल्चरल सेंटर हैं जहाँ इनवेरिएबली हिंदी क्लासेस होती हैं हमारे, क्योंकि बच्चे विदेश में जो बड़े होते हैं उनके लिए भी हम हिंदी क्लासेस करते हैं। तो इन सब के लिए हम विदेश मंत्रालय की तरफ से सहायता भी देते हैं। तो मतलब विदेश मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव हैं जो कि हिंदी और बाकी भारतीय भाषाएं देखते हैं, प्लस ट्रांसलेशंस भी, क्योंकि हम लोगों के बहुत फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं।
और मैं सचिव इस पूरे चीज़ का मतलब सुपरविजन करती हूँ। प्लस पासपोर्ट ऑफिसेज भी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हैं, तो उनमें तो बहुत ही ज़्यादा जो स्पेशली जो हिंदी भाषी स्टेट्स में है वहाँ। और अब तो पासपोर्ट का जो फॉर्म है वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में द्विभाषी भी हो गया है। जी। तो एक जो छवि होती थी विदेश मंत्रालय है उसका कार्यालय दिल्ली में अंग्रेजी का होगा, वो अभी धूमिल होकर थोड़ा हिंदी से जुड़ा बड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा है। एंड आई थिंक हम लोग विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार में विदेश मंत्रालय एकदम एकजुट होके लगा हुआ है। इसमें हमारे 200 से ज़्यादा मिशंस और पोस्ट्स हैं। अच्छा। और सभी का मैंडेट ये है कि हम हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी का प्रचार करें। जी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा में एक रूपता भी हो और कुछ मानक भी हो। तो प्रोफेसर साहब, अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो क्या और मानकों की आवश्यकता है कि जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो हर जगह फिर वही एक रूपता से आए? अब जिस तरह की स्थिति हिंदी की है, पूरे ग्लोब में जो हिंदी का प्रसार हुआ है और देश की सीमाएं जो सिमटी हैं, मिली हैं, उसमें अगर देखा जाए तो हमें अब हिंदी के मानकीकरण पर जोर नहीं देना चाहिए, उसके आधुनिकीकरण की ओर हमें बढ़ना चाहिए। अच्छा। आधुनिकीकरण का यह है कि हम इसका प्रसार जो है अच्छी तरह से कर लेते हैं और कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर हिंदी को आप देखें, इसी प्रसार के तहत हिंदी विश्व के भविष्य और भविष्य की विश्व की भाषा होकर उभरी है। आप देखिए ये आकर्षण हुआ है। तो इसलिए आधुनिकता पर हमें बल देना है। उसके मानकीकरण की जितनी स्थितियां थी सब पूरी हो चुकी हैं। जी, सुमित जी, भारत बहुभाषी देश है। जी हाँ। तो बहुत से लोग हिंदी बोलते समझते हैं, लेकिन दक्षिण जाएं तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, पूर्वोत्तर की अपनी भाषाएं हैं, गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। तो ये फिर भारत की अगर बात करें, ऐसे में हिंदी और बाकी भाषाओं के समन्वय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा जो संविधान में अनुच्छेद 351 है, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि संघ का कर्तव्य होगा कि कैसे हम हिंदी की विकास यात्रा को और तीव्र करें और उसका प्रसार बढ़ाएं। और न केवल हिंदी को, बल्कि जो हमारी 8 शेड्यूल की जो बाकी जो भाषाएं हैं, हाँ जी, उनका भी शब्द, रूप और शैली लेकर उसका भी हम लोग हिंदी में उसको जोड़ें और उसको ज़्यादा समृद्ध बनाएं। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी आप देखेंगे, क्योंकि राजभाषा नीति और शिक्षा नीति में चोली दामन का साथ है। हाँ जी। तो उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में उनको शिक्षा प्रदान की जाए। हाँ जी। तो राजभाषा तो हिंदी है, जो हमारे केंद्र सरकार की जो सरकारी भाषा वो हिंदी है, लेकिन जो हमारी दूसरी भाषाएं हैं उनका भी पनपना, पुष्पित होना बहुत अनिवार्य है। और हमारी जो राजभाषा नीति है वो प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है। हर जगह उदारता ही उदारता है, कहीं भी कठोरता नहीं है जी। और मैं ये इस मंच से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की जो रणनीति है, वो भी प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रयास, प्रतियोगिता, प्रतिबद्धता और पदोन्नति, प्रमोशन पर आधारित है। और इसमें मैं सबसे बड़ा मैं शक्ति देना चाहता हूँ, एम्फसाइज करना चाहता हूँ, वो प्रयास है। क्योंकि यहाँ पर मैं हमारे महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता की जो पंक्तियां हैं बहुत सटीक बैठती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ ना करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब। तो हम ये चाहते हैं, एक तो ये, और दूसरा एक और जो हमारे महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं, उनका भी ये कहना था कि हिंदी के सरलीकरण की ओर आप बढ़िए, क्योंकि भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ही स्वाभाविक भाषा आप यूज कीजिए। बिल्कुल। तो मैं तो सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को और जो हमारे साथ आज जो दर्शकगण जुड़े हुए हैं कि आप साहित्यिक हिंदी का प्रयोग ना करें, आप सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करें, और इससे हिंदी को बहुत गति मिलेगी। तो चलते चलते आप तीनों से ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। 2021 की, नए साल की सबको शुभकामनाएं भी हैं। नए साल में, आगे आने वाले समय में हिंदी का भविष्य कैसे देखते हैं आप प्रोफेसर साहब? आगे आने वाला जो यह समय है हिंदी के लिए बहुत ही सुखद और भविष्य की ओर उन्मुख है, और इससे मुझे लगता है अब बहुत सारी संभावनाएं जो है हमें दिखलाई पड़ रही हैं। जी, रीवा जी। मैं उनके साथ, प्रोफेसर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे को लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और हम तो वैसे भी हम प्रयास करते रहते हैं, हम और प्रयास करेंगे।
और हम आशा भी करते हैं कि इस साल के आखिर तक हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन भी कर सकें। और ये जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत ही उत्सुकता से प्रवासी जो हैं, जो हिंदी भाषी हैं, वो इसका इंतज़ार करते हैं, स्पेशली जो लेखक हैं, स्कॉलर्स हैं, क्योंकि ये एक उनका पीयर ग्रुप के साथ मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो आशा करते हैं कि कोविड हमें परमिट करेगा कि हम ये सम्मेलन अच्छी तरह से सुष्ट तरीके से कर सकें। जी सुमित जी। नहीं, मैं भी बहुत पॉजिटिव और प्रोएक्टिव हूँ और मुझे यहाँ कहने में बहुत हर्ष और गर्व है कि कभी भी हमारी हिंदी की प्रगति के लिए ऐसा अनुकूल समय नहीं आया जब देश का शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो कि हमारे राजभाषा हिंदी के मैस्कॉट हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, जब भी प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, तो हिंदी में करते हैं। और हमारे गृह मंत्रालय में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी हिंदी के प्रति बहुत ही ऊर्जा दी है और बहुत ही उत्साह जनरेट किया है। तो मैं तो बहुत ही आशावादी हूँ कि हम लोग राजभाषा हिंदी के रथ को एकदम तीव्रता से आगे ले जाएंगे और जो हमें नेतृत्व आज प्राप्त हो रहा है ये बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है और उनसे प्रेरणा प्रोत्साहन लेकर हम लोग हिंदी की रथ यात्रा को और तीव्र करेंगे। तो भावों की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए हिंदी एक सशक्त भाषा है। उम्मीद है कि नए साल में हम सभी इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए योगदान देंगे। आज कार्यक्रम पे आकर चर्चा करने के लिए सुमित जी आपका, रीवा जी आपका, प्रोफेसर मोहन आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।